हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इकोसिस्टम। ठीक है। सो इकोसिस्टम में हमारे 4 पार्ट्स डिवाइड हैं, बट आज की क्लास में हम ओनली 2 पार्ट्स को ही पढ़ेंगे। पहला पार्ट है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट एंड दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम बायोटिक फंक्शंस इकोसिस्टम, बायो जियोकेमिकल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोसेसेस, सारी चीज़ों को, फूड वेब, फूड चेन, सब चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर जो दिख रही हैं उल्का पिरामिड वाली और सारी ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो वाला, और सारी चीज़ें जो हैं हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। बाकी की जो 2 टॉपिक्स हमारे बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पारितंत्र इकोसिस्टम नेचर की वो एक एक्टिविटी के अंदर आती है जो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है और सभी चीज़ों में इंक्लूड होती है। ठीक है। इकोसिस्टम में सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये वाली चीज़, इसका परिणाम ये निकलता है कि जिंदा और जो अजीवित है वो सभी तत्वों का जो एक तरीके से सर्कल होता है, चक्रण होता है, वो हमारा इकोसिस्टम होता है। ये एक भौगोलिक तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये एक ऐसा दृश्य वाला टॉपिक है कि इसको हर तरीके से हर चीज़ में पढ़ा जा सकता है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे कुछ फिलोसफर्स हैं, हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी है। ठीक है। सो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी आती है वो हमारी किस चीज़ की आती है? हमारे जो वो हैं एजी टेंसले, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 1935 में इकोसिस्टम वर्ड को निकाला था और उन्होंने कहा था कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पूरे एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक वजहें मिली हुई होती हैं। ठीक है। कि मतलब जो जैसे भी चीज़ें हैं वो सारी, उन सभी के जो रीज़न हैं वो सब उसके अंदर मिले हुए होते हैं। इसके अलावा हमारे पीटर हेगेट कहते हैं, क्या कहते हैं? पीटर हेगेट बोलते हैं कि पारितंत्र इकोसिस्टम एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पादप और जीव जंतु श्रृंखला द्वारा अपने पर्यावरण से मिले हुए रहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से लिंक्ड होता है फूड के ज़रिए या जैसे भी, तो आपस में ये लोग और जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये चीज़ भी हकीकत है, एक्चुअली में ऐसा होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्मॉल के अनुसार क्या बात रखी गई है कि पादप और जैविक समुदाय, मतलब जीव जंतु और इंसान, ठीक है, उनके प्राकृतिक पर्यावरण व आवास के आधार पर अध्ययन करना पारिस्थितिक तंत्र है। ये मतलब उनके ही नेचुरल बेसिस पे जो वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो ही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पारितंत्र और क्या कहलाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की। देखो जी, पारितंत्र के किसी भी घटक में चेंजेस होने की सिचुएशन में एनर्जी फ्लो होता है और उसमें अनबैलेंस की स्थिति भी बन जाती है। तो उसके अंदर जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो जैविक रियलिटी को बायोटिक रियलिटीज़ को दिखाती है। तो पारितंत्र के अंदर सभी जीव पर्यावरण जो होते हैं उनसे प्रतिक्रिया करते हुए ऊर्जा प्रवाह जो है, एनर्जी फ्लो, उसमें उसको पोषण भी मिलता है। ठीक है। तो जैव विविधता और विभिन्न भौतिक चक्रों का जो एक तरीके से पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट और उसमें जो जीव तंत्र आते हैं उसमें आपस में रिलेशंस होते हैं। इस सभी के अंदर क्षेत्रीय, आसमान के, ज़मीन के अंदर के, ये वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। कभी कभी इंसान की इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से इन संगठनों में अनबैलेंस भी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशंस अगर जब पैदा होती हैं तो ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता ही होता है। ठीक है। तो इस वजह से अनबैलेंस हो जाता है। इसके अलावा पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थों को एक तरीके से उनका जो निवेश है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है। ठीक है जी। सो डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी हैं, आपको इसको कॉपी करना है, इंग्लिश में या हिंदी में जैसा आपको ठीक लगे आप कॉपी कर लेना। इसके अलावा अब हम आते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। देखो जी, इसके अंदर हमारा
दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, जैविक और अजैविक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, या फिर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। अब हम दोनों को डीपली पढ़ेंगे कि दोनों एक्चुअली में क्या हैं, ठीक है, दोनों को समझना ज़रूरी है। अब उसी चीज़ को लेते हुए हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और एबायोटिक कंपोनेंट को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, इसको डायरेक्ट ही लिखा गया है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैविक बायोटिक कंपोनेंट को। ओके, तो जो हमारे जैविक घटक होते हैं इसके अंदर एनवायरनमेंट की सभी चीज़ें शामिल होती हैं। जैव मंडल जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जैव मंडल जो पढ़ा था हमने, उसमें जैविक घटकों के सूक्ष्म जो जीव हैं, जैसे स्तनपान वाले हैं, पक्षी हैं, जल वाले हैं, रेंगने वाले हैं, सारे जीव इसके अंदर शामिल होते हैं। मनुष्य भी जैविक घटक में ही शामिल होता है। तो सभी जीवित प्राणी जो हैं ये इसलिए मतलब सब जब शामिल है ना, तो इसलिए इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, और वो 3 पार्ट्स है हमारा उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्पादन क्या होता है। देखो जी, उत्पादन के अंदर ये क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं जो कि सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, शैवाल हैं हमारे, एल्गे और प्लांट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सब की वजह से ये फर्स्ट उसमें रखा जाता है कि ये लोग अपना खाना खुद सूरज की रोशनी से बनाते हैं, इस वजह से। दूसरे हमारे आते हैं उपभोक्ता के अंदर हमारा क्या है, उपभोक्ता को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जीव उत्पादक पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता कैसे, फर्स्ट स्टेज में जो हमारे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। दूसरी स्टेज में क्या बताया गया कि ये वो वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं जो फर्स्ट स्टेज थी इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हैं, डिपेंड भी हैं और नहीं भी हैं। ठीक है, जैसे फॉक्स, स्नेक एक्सेट्रा। और तीसरे वाले में ये है कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले पे डिपेंड रहते हैं, मतलब इस पे और इस पर ये डिपेंड रहेगा। तो जैसे शार्क, लॉयन वगैरह जो हैं वो इन सब को खाते हैं, तो ये सब आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। ठीक है, तो ये वाली बात इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा अब हमारी जो बात आती है वो आती है अपघटक की। तो देखो जी, अपघटक के अंदर क्या वाली बात बताई गई है। अपघटक में हमारे ये बताया गया है कि ये सब जो है ना कार्बनिक सामग्री के रूप में सामने रहते हैं, जैसे हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और बाकी सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले थोड़े बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट, मतलब जैविक या फिर अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो है भाई, ये क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बनता है। सीधी बात ये है कि मतलब ये कि इसको भी इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, बट बेसिक ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। और इस चीज़ को यहाँ पर हमारा ये जो पूरा टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक वाला, वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो बात आते हैं हमारे इकोसिस्टम के फंक्शंस आते हैं, और ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो फंक्शन है उसको डिवाइड किया गया है कुछ चीज़ों में। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एनर्जी फ्लो है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, फूड चेन है, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिवाइड है। अब सबसे पहले क्या आता है, हमारा एनर्जी फ्लो आता है। देखो, पारितंत्र में ऊर्जा का जो फ्लो होता है उसको ऊर्जा पिरामिड की हेल्प से समझा जाता है। पिरामिड में सबसे नीचे वाले स्तर पर जो होते हैं हमारे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, फिर दूसरे और तृतीय पर कम उपभोक्ता वाले जो हैं, जो हमने अभी उपभोक्ता पीछे पढ़ा है, ये वो रखे जाते हैं। ठीक है, उत्पादक और ऊर्जा पाने वाले जो जिससे अपना भोजन बनाते हैं ऊर्जा से, उन सब चीज़ों से, उनको भी इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, लाइक प्लांट्स और एल्गे वगैरह।
लेकिन जो पहली उपभोक्ता वाले और उत्पादक वाले जो हमने अभी पढ़े हैं, जीव जंतु सारी चीज़ें, वो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पा लेते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं पा पाते। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि मतलब उनको जो हमारा कैटेगरी जिस हिसाब से रखी गई है, वो लोग इतने ज़्यादा धूप के लिए नहीं है कि हाँ हमें जो खाना है वो धूप से ही मिलेगा, प्लांट्स और एल्गी वगैरह की तरह, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड उपभोक्ता वाले हमने अभी पढ़े हैं, वो भेड़िया, लोमड़ी, सांप वगैरह वो सब। ठीक है, तो उसके अंदर ऊर्जा जो है उसके अंदर भी 10% ही होती है, क्योंकि इसका भी सेम वही प्रोसेस है कि उन लोगों को सौर ऊर्जा जो हमारी है उससे इतना भोजन नहीं मिलता है जिससे वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इन नियमों के अकॉर्डिंग ये जो है एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में इक्वल डिपेंड है एक दूसरे पर, 10%। ठीक है, तो ये जो है हमेशा से और रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। उदाहरण के लिए अगर एक पौधा सनलाइट से 100 कैलोरीज पाता है, तो वहीं एक बकरी जो है उस पौधे को खा लेती है और वो 10 कैलोरी पाती है। ठीक है, तो जो शेर उस बकरी को खाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 कैलोरी पाता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस, ये पूरी चेन चल रही है कि वो इतने करेगा, उसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। तो ये हमारे एनर्जी फ्लो के अंदर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फूड चेन्स। फूड चेन्स के अंदर देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये फूड चेन है। अब क्या आप लोग देख सकते हो, ये पौधा है, ये हमारा मेंढक है, चूहा, स्नेक, हमारा बाज, फिर हमारा पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, तो जी फूड चेन्स के अंदर ये वाली बात है कि इकोसिस्टम के सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं या फिर आरक्षित हैं। ठीक है, तो हर जीव अलग अलग जीव को अपना भोजन बनाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को खाता हो, छोटी चीज़ को या बड़ी चीज़ को। तो इस तरीके से जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। इसने इसको ऐसे करके ये लोग अपना अपना पेट भरते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली बात ये आई कि कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ता पर समाप्त होती है। अभी हमने उत्पादक पढ़े थे, फिर उपभोक्ता पढ़े थे। तो उत्पादक से शुरू होकर, पेड़ पौधों से शुरू होकर उपभोक्ता पर, जंगली जानवरों पर या नॉर्मल जानवरों पर जाकर ख़त्म होती है। अगर हम बहुत नॉर्मल वर्डिंग्स में बात करें तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी बायोटिक प्रोसेस देखी जाती है जिसके अंदर जीव श्रृंखला जो है हमारी, मतलब पूरी जो चेन है उसके नीचे जीव द्वारा ही भोजन किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण, पौधे, आगे बढ़ गए हिरण, फिर शेर, फिर आगे अगर हम बढ़ाएं शैवाल को, एल्गे को, तो मच्छर लार्वा वो वहाँ होते हैं, ड्रैगन फ्लाई लार्वा होते हैं, मछली होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। नेक्स्ट है हमारा फूड वेब। देखो, अलग अलग खाद्य जो हमारी चेन बन चुकी है, फूड वेब जो फूड चेन बनी थी, उसके अंदर अपना अपना जाल बनाना और सारी चीज़ें करना भी वो चीज़ें एक नेटवर्क के रूप में है। जैसे एक जीव अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। कभी कभी मानव क्रियाओं के भी मतलब वो हो सकता है कि जैसे मानव उस जीव को खाते हों। ठीक है, जैसे पौधे खरगोश भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं। ठीक है, खरगोश बिल्ली, बकरी सियार को शेर खाता है। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, बिल्ली और शेर जो है एक ही कैटेगरी के माने जाते हैं। तो ये लोग जो हैं अपना एक ही बेस पर चीज़ों को रखते हैं। जैसे शेर शिकार करता है वैसे ही बिल्ली भी शिकार करना पसंद करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बहुत अच्छा एग्जाम्पल। स्मिथ एंड स्मिथ जो है हमारे, वो कहते हैं कि फूड वेब एक समुदाय के भीतर संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो सामने खड़ी हुई है। ठीक है, सो ये हमारी फूड वेब है। अब ये जो थी, एक अगेन मैं आपको फूड चेन दिखाऊंगी। अगर आप पेपर में पिक्चर नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ इनके नेम ज़रूर लिखना। ठीक है, ये जो टेबल है इसको बनाना ज़रूर, मार्क्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो ये जो है हमारी 3 लिंक फूड चेन है, ये 4 लिंक फूड चेन है और ये 5 लिंक फूड चेन है। तो ये जो है फूड चेन आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके पेपर के अंदर। अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या बात रखी गई है कि जैविक समुदाय समय के साथ चेंज होते रहते हैं और स्थिति जो है हमारी सिचुएशन, वो पारितंत्र में पाए जाने वाली किसी दूसरे जैविक समुदाय से रिलेट होती है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन।
अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर भी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट पार्ट में वो जगह रखी जाती हैं जो खाली होती हैं, जहाँ पर मानव जाति ज़्यादा नहीं होती है, जैसे द्वीप समूह, रेत के टीले हैं, डेलाएँ हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर ज़्यादा समय जो है अनुक्रमण जो है वो लेता है, क्योंकि यहाँ पहले मृदा निर्माण का पूरा प्रोसेस चलता है। अब जब तक मिट्टी वो सही नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगी, तो इंसान वहाँ कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अनुक्रमिक है वो समुदाय के एक चरम तक पहुंच जाता है और लास्ट में समुदाय को एक जटिल और एक परमानेंट चीज़ बनाकर ही छोड़ता है, ठीक है। कि भाई बिल्डिंग बन रही है, अब वहाँ पे अगर कमरे नहीं बने हुए, दरवाजे नहीं लगे हुए, किचन नहीं बना हुआ, तो आप लोग कैसे रहोगे, नहीं रह सकते ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि ये जो है फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का, वो हमें इस लायक बना देता है कि हमें वहाँ पर परमानेंट रहना पड़ता है और वहाँ की चीज़ों को एक चरम तक, एक सीमा तक पहुंचाना पड़ता है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेचुरल या फिर मैन मेड प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनसे सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल मैन मेड के तौर पे तो हम फैक्ट्रीज़ वगैरह ही ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हम ये वाली चीज़ भी ले सकते हैं कि अब नेचुरल बेस पे लैंडस्लाइड आ रहा, जगह ख़राब हो गई, भूकंप आया, ज़मीन ख़राब हो गई, ठीक है, सुनामी आई, सब चीज़ें बह गई, उसकी वजह से ज़मीन टूट गई, बहुत 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 ऐसा होता है, बहुत सारे शहर पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाओ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस पर। बायोजियोकेमिकल प्रोसेस जिसको भू रसायन चक्र बोलते हैं, भू रासायनिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो ये बात ये है कि पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत सारे तत्वों के साथ मिले हुए होते हैं, जो बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक होते हैं, ठीक है। अब वो जो हैं वो ही चेंजेस लाते हैं हमारे पारितंत्र के अंदर। तो इस पूरे चेंजेस का सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको बायोजियोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है तो इसके काम को भी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और वो क्या है, सबसे पहला जो है गैसीय चक्र है और दूसरा है अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र बोलता है कि मैं वायु और समुद्र से मिलकर बना हूँ, और जलीय चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब कुछ मेरे अंदर मिले हुए हैं। और जो अवसादी चक्र है वो कहता है कि मैं पोषण और पृथ्वी का जो भंडार है उसकी सतह पर हूँ, जो आयरन, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस के इन सब चीज़ों से मिलकर बना हूँ। ओके स्टूडेंट, सो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी के जो आगे का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस क्लास में अभी जो आपका पिरामिड्स रहते हैं वो पिरामिड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। उसके अलावा जो मैंने आपको फूड वेब बताया था, फूड वेब के लिए एक डायग्राम स्टूडेंट्स ये है जो मैंने आपको बताया था कि पौधा बकरी भी खाती है, खरगोश भी, और ये वाला है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में बना लो, हिंदी में बना लो, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको वैसे बना लो और इसको कॉपी कर लो, बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।